वो AI नहीं है ना, वो सिर्फ यहाँ से सुन रहा है। सर ये भी तो AI बनते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने इंग्लिश में ट्रेन किया हुआ है। ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग शुरू कर दी आपने, चलें, दैट्स ग्रेट। सो अभी शुड आई शेयर द प्रेजेंटेशन फ्रॉम हियर? स्क्रीन शेयर कर, ओके। सो अच्छा, so let's start from where we discontinued. This section is for Thursday class, which is in future class, right? We have already 4 classes, this is 5th class we are now going to start. ठीक है, so अगर ये इंशाल्लाह हम 2 घंटे का सेशन करते हैं तो हम फिर थर्सडे वाली क्लास नहीं लेंगे, नेक्स्ट थर्सडे को लेंगे, ठीक है? सही है, ओके। तो फिर ट्यूसडे को दोबारा लेनी पड़ेगी। कोई कुछ नहीं है, सुबह उठना पड़ गया इसलिए। चले, आप माशाल्लाह सारे आप बड़े हो गए हैं, कुछ ना कुछ आपने ये चीजें सीखनी है जिंदगी में। कॉन्फ्लिक्ट अरेंजमेंट, कोई बात नहीं, सो थिंग्स आर। अटेंडेंस मैंने सबकी लगा दी है, सेकंड में भी सबकी लगा दूंगा, देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू फॉर मी। देखिए, मैं इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ कि क्लास अटेंडेंस का कोई डायरेक्ट लिंक क्लास की अंडरस्टैंडिंग से नहीं है। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप क्लास में आएंगे, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ज़बरदस्ती मुझे आपको बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप मेरे पेपर में क्लियर हो सकते हैं विदाउट क्लास अटेंडिंग, तो ये फिर आई एम लैकिंग समवेयर। Should not be able to clear my subject until you understand the subject, and if you can understand the subject without a lecture, it means again I am lacking somewhere. So slides off you. अगर आप इतने अच्छे हैं तो then you deserve to clear ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि then you deserve, अगर आप ये कर सकते हो तो उसमें किसी टीचर को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल this is how things work, because सारे वो छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, आपको बच्चों की तरह लिया जाता है, तो समझते यही है कि ज़रा अटेंडेंस ज़रूरी है, ताकि आप अदरवाइज़ आप शायद क्लास में नहीं आएंगे तो कुछ और कर रहे होंगे, कहीं और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा कुछ कंसिडरेशंस होती हैं। खैर, लिविंग दैट असाइड, वी वर जस्ट टू लिंक व्हाट वी वर स्टडिंग, मैंने आपसे कहा था कि जी ऑटोनोमस मोबिलिटी के ऊपर इनफैक्ट इज एरिया फोकस, बिकॉज एवरी टेक्नोलॉजी, जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो कन्वर्ज होती हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और इस तरह से यहाँ पे एक एनालिसिस हुई हुई है, कुछ और टेक्नोलॉजीज भी हैं जिनके अंदर कुछ कन्वर्जेंस फिनोमेना नज़र आते हैं, और जो AI का एनवायरनमेंट है इस पर्टिकुलर सब एरिया में, उससे बहुत सारे जो फ़ायदे हो रहे हैं, उनमें एक फ़ायदा ये भी है कि यू कैन डू द कोडिंग विद मच ईज एंड कम्फर्ट। अराउंड 55% ऑफ एफर्ट या टाइम आपका कम हो चुका है इस वक्त करंट दुनिया के अंदर, देन वी वर डूइंग इट से समवेयर इन 10 years बैक। तो अभी ये काफ़ी फिनोमेना कम है, कॉस्ट इफेक्ट कम हो गया है, टाइमिंग कम हो गई है, और रीजनरेटिव मॉडल्स जो हैं उन पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें से एक आप देख ही रहे हैं, चैट GPT वर्जन 4 आने वाला है, जिस पे कुछ लोगों की फर्दर है कि जी जो वीडियो कंटेंट लोग क्रिएट करते थे अब वो भी आपको चैट GPT क्रिएट करके देगा। अभी तक तो टेक्सचुअल कंटेंट दे रहा था, वीडियो कंटेंट पे भी उन्होंने अपनी कुछ ग्रिप दी है, और लेट्स सी उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स आर much easier for the human being right now. Like इधर एक और comparison draw हुआ है कि output of human plus AI जो coding task है वो किस हद तक या किस रेशो से बढ़े हैं in the last 2 years, और up to next से 2030 तक ये किस तरह से रेशो बढ़ने वाली है। तो अगर आप 2020 देखते हैं, जो 2020 में this regenerative coding was not there,
अब ये ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है करंटली, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 10 फोल्ड इंक्रीज इसके अंदर होने वाला है, जिसमें आप you'll not be required to code, you'll be required to get assistance from the certain things, but again your role will not diminish, it will be still be there. और वो कैसे होगा वो हम देखेंगे उसको कि कैसे वो चीज़ आएगी. So let's now talk of building the AI model on the on Python library जो हमने बात की थी, जिसके ऊपर हमसे अभी हमने एक चर्क मॉडल ट्रेन किया था. उसी तरह का हम एक सिंथेटिक डाटा जनरेट करते हैं एंड ट्राई टू हाइपर ट्यून and see how the parameters are changed to get some reasonable results from an AI model, right? And we'll also see how that Python creates, build, train and test the model, a simple one. और उसकी details में हम फिर बाद में जाएंगे, maybe उसकी mathematics भी देखेंगे कि how basically ये जो इसका training algorithm है वो कैसे converge करता है, how it gets the data, how it gets the error values, वो जो आपके benchmarks हैं वो कैसे decide होते हैं, जिसे हमने बात की फीड फॉरवर्ड कैसे होता है, बैक प्रोपेगेशन का नाम है वो कैसे होता है, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये चीज़ें हम मैथमेटिक्स में देखेंगे. बट पहले हम इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ वी डू इट. सो मैं गूगल कोलैब खोल लेता हूँ यहाँ पे. अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो मैं आपसे लिंक भी शेयर कर लेता हूँ, या यहाँ पे देखते हैं, मेरे साथ साथ चलते रहें. विजिबिलिटी तो है ना आपकी? अच्छा देखिए जी, अब बेसिकली ये एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बिल्डिंग है जिसमें सिंथेटिकली डाटा क्रिएट किया गया है. डेटाबेसेस जो है वो आप सिंथेटिकली भी बना सकते हैं और आप रियल टाइम डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं. सो हियर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ सिंपल डाटाबेस व्हिच वी आर गोइंग टू क्रिएट आवरसेल्फ. सो जो एम हमारा इस छोटी सी एक्सरसाइज में है वो ये है कि हम हाइपर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग. हाइपर पैरामीटर्स क्या है? वो ये होते हैं कि आपने एक लर्निंग एल्गोरिथम को कन्वर्ज कराना है तो आप कुछ पैरामीटर्स को छेड़ सकते हैं, ठीक है, उनको हम हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं. उनके नाम क्या है हम इनकी डिटेल्स देखेंगे. एक लर्निंग रेट एक चीज होती है, सेकंड इज द नंबर ऑफ एपॉक्स. एपॉक्स मींस इटरेशंस जो आप कर रहे हैं टू ट्रेन योर मॉडल. जो आपका डेटाबेस होता है उसको हम एक उनकी एंट्रीज होती हैं, से उसमें 12 एंट्रीज हैं, तो आपका मॉडल जो है उसमें हम फॉरवर्ड पास में 12 की 12 एंट्रीज देंगे टू गेट द रिजल्ट्स, राइट. 12 एंट्रीज के बाद आप जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप अपने डाटा को या अपने मॉडल को करेक्ट करेंगे, गलतियां देख के करेक्ट करेंगे. इस पूरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं वन एपॉक का, कि एक एपॉक में जिसमें 12 एग्जांपल्स आपने दिए हैं, आपने अपने मॉडल को रीट्यून किया है, राइट. अगर आपसे एक वक्त में 12 एग्जांपल्स देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि एक ही इटरेशन भी किया आपने. अगर आपसे 6 के बाद अपना मॉडल ट्यून करते हैं, फिर 6 के बाद अपना मॉडल ट्यून करते हैं, तो हम कहेंगे एपॉक एक है, इसमें 2 इटरेशंस हैं, 6 की, ठीक है. दिस इज व्हाट वी डिफरेंशिएट बिटवीन एपॉक एंड इटरेशंस, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द पैरामीटर्स, करेक्टिंग द वेट वैल्यूज, करेक्टिंग द बाइस वैल्यूज, राइट. और देन द बैच साइज, अगेन जो मैंने बात की कि एक बैच को आप तोड़ सकते हैं, से 12 की 12 एग्जांपल्स है तो एक बैच 12 का हो सकता है, बैच 6 का हो सकता है, बैच 3 का हो सकता है. अगर 3 का बैच बनाएंगे तो आपके 4 इटरेशंस होंगी और एक एपॉक होगा. वन एपॉक कंसिस्ट ऑफ 4 इटरेशंस, राइट. सो इनको हम छेड़ेंगे और देखेंगे कि पैरामीटर्स को देख हमारा जो मॉडल है वो उसकी बेस पे हाउ इट बिहेव्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ as per the old procedure we import some of the relevant modules, ठीक है. लाइक इसमें आपको TensorFlow नजर आएगा कि TensorFlow की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है, which is in fact nothing but the machine learning algorithms
देन पांडास को आप इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें आपने डाटा को अलाइन करना चाह रहे हैं, एंड कुछ प्लॉटिंग पर्सपेक्टिव से आप कुछ लाइब्रेरीज प्लॉट करना चाह रहे हैं जिसमें आपका डाटा प्लॉट होगा। तो लेट मी रन दैट। आई होप विजिबल है ये, थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ इसको। ये ब्लैक जो कलम का निशान है ना, ये बीच में ऐसी जगह फिट हुआ हुआ कि जिसकी, क्या इसको ऊपर करें पीछे वाइट वाला वो ठीक है, कंट्रोल प्लस करते हैं तो वो वैसे ही नहीं होगा। कंट्रोल प्लस करें, ओके कंट्रोल प्लस, इट इज गुड नाउ। चलें जी, ठीक हो गया तो इट्स गुड। मैं वैसे देख रहा था कि अगर इसको मैं ऊपर कर लूं तो पीछे ज्यादा अच्छा रहेगा, यही ठीक है। वो लाइट से रिफ्लेक्ट आएगी, नहीं ठीक, चलो ओके। सो लेट्स इंपोर्ट द फाइल्स। Now it will give me the GPU and TSU facilities and memory facilities जो Google Colab करता है, क्योंकि इस सारे सिस्टम को रन करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो हमारा Google Colab जो है वो हमें रिसोर्सेज दे देगा ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर, जो के ऊपर उसने आपको इधर शो कर दिया कि इसने कनेक्ट करके मुझे कुछ रैम डिस्क और कुछ GPUs असाइन कर दिए। ठीक है, सो इट हैज नाउ कंप्लीटेड, इंपोर्ट हो गई ये चीजें। नाउ वी डिफाइन, देखिए अभी मैंने बात की ना, वी कैन डिफाइन द फंक्शंस व्हिच विल बिल्ड एंड ट्रेन द मॉडल। सो बिल्ड मॉडल इज वन फंक्शन एज शोन हियर व्हिच विल बिल्ड द मॉडल फॉर मी based on my learning rate, जो मैं उसको जिस रेट पे लर्न कराना चाह रहा हूँ। एंड ट्रेन मॉडल इज अनदर फंक्शन which will again get some values, जिसमें मेरे फीचर्स आएंगे, मेरे लेबल्स आएंगे, मेरा मॉडल जिसको मैं ट्रेन करना है वो जो ऊपर जनरेट करके आया हूँ वो आ जाएगा, और कितने एपॉक्स में उसको ट्रेन करना चाह रहा हूँ, कितनी दफा मैं उसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, डाटा को बार बार आए, ताकि मेरा सिस्टम जो है वो अलाइन हो जाए with the required features and labels. So this particular code here, although it is not required at this stage, but still I'll show you that code. देखिए यहाँ पे it has been defined, my build model is being defined in a way जिसमें कुछ parameters define हो रहे हैं। इसको अपने टाइम पे आप डिटेल में देख भी सकते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे बट थोड़ा कंसर्न चीजें टच करते जाएंगे। सो इट इज क्रिएटिंग अ मॉडल विच इज अ सीक्वेंशियल मॉडल, यानी डाटा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है। इसके अंदर जो लेयर्स और न्यूरॉन्स रखे गए हैं वो एक लेयर एक न्यूरॉन के साथ के फंक्शन जनरेट किया जा रहा है, टोपोलॉजी डिफाइन की जा रही है। और इसके अंदर जो मेरा कन्वर्जेंस पैरामीटर है वो मीन स्क्वेयर्ड एरर है, जो आउटपुट जनरेट होगी और जो आउटपुट एक्चुअल होगी उनके दरमियान जो एरर निकलेगा उसको स्क्वायर करके मीन लिया गया। जब वो एक खास वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये सिस्टम कट ऑफ हो जाएगा, ट्रेन हो चुका होगा। ठीक है, तो वो मॉडल ये रिटर्न कर रहा है। ट्रेन का फंक्शन जो है देखें उसके अंदर उसने उस मॉडल को लिया है, वो फीचर्स में जो उसको दूंगा, जो लेबल्स में इसको दूंगा, जो एपॉक्स में डिफाइन करूंगा, बैच साइज डिफाइन करूंगा, उसकी बेस पे मेरा वो मॉडल ट्रेन होगा। मैंने उसको डिफाइन किया है और अगेन लाइब्रेरी यूज किया है टेंसरफ्लो की, और अकॉर्डिंगली ये कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करके मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को भी रिटर्न कर दिया कि जी इसको आप कर दें। तो मैं इसको से अगर रन करता हूं तो इट हैज बीन क्रिएटेड। आफ्टर दिस दीज टू थिंग्स विल बी क्रिएटेड। सो माय सिस्टम हैज नाउ डिफाइंड अ फंक्शन build model and a function train model which will be utilized by next step where I'll पहले मैं चले लॉस प्लॉट फंक्शंस भी डिफाइन कर सकता हूँ। अभी मैंने एक लाइब्रेरी बताई थी आपको, मैट प्लॉट लाइब्रेरी, जो पीछे हमने दिखाई थी, दैट बेसिकली प्लॉट्स वेरियस कर्व्स एंड लॉस कर्व्स प्राइमरीली, कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ परफॉर्मेंस पैरामीटर एवेल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। सो अगेन इफ यू सी यूड लाइक टू सी, तो यहाँ पे आपको यही फंक्शंस डिफाइन किए हैं आपने। पहला फंक्शन जो है वो फीचर्स और लेबल्स को प्लॉट कर रहा है और उसको हमने डिफाइन कर दिया एज पर दी पैरामीटर्स, और दूसरे के अंदर हमने उसको जिस कलर के अंदर शो करना चाह रहे हैं दैट हैज बीन डिसाइडेड। कुछ और पैरामीटर्स प्लॉट करने, एपॉक्स, रूट मीन स्क्वायर एरर के सेकंड फंक्शन, दैट हैज बीन प्लॉटेड एंड दैट हैज बीन डिफाइंड। नाउ दे विल बी यूटिलाइज्ड इन दी फंक्शंस टू फॉलो। So if I run it, it has defined my plot the model and plot the loss curve function. दो चीजें इसने प्लॉट कर दी हैं। प्लॉट द मॉडल में क्या आएगा, जो आपका डाटा है और जो आपका डाटा एस्टिमेट हुआ है वो दोनों प्लॉट हो जाएंगे। एक आपका एक्चुअल डाटा होगा, एक आपका एस्टिमेटेड डाटा होगा, दैट विल बी प्लॉटेड। सेकंड के अंदर जो आपने परफॉर्मेंस शो की है, किस तरीके से एरर रिड्यूस हुआ है आपका, जो रूट मीन स्क्वायर एरर आपके ओवर द इटरेशंस, ओवर द एपॉक्स कम या ज्यादा हुआ है, वो प्लॉट होगा। तो दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, मेकिंग यूज ऑफ द लाइब्रेरीज। I need not to remember these things. I just type and get the concerned function. What I should know कि ये क्या कर रहा है, that I should be known to me कि जी ये functionalities कैसे achieve हो रही हैं।
तो अगेन आई रिपीट, आजकल दौर जो है वो कोडिंग करने का नहीं है, कोडिंग को यूज करने का। ठीक है, ये दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखिए क्या किया, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, हमने 4 मेजर फंक्शंस डिफाइन किए हैं। एक तो हमने जो हमारा जो एआई मॉडल है उसको बिल्ड किया है, उसके ट्रेनिंग का तरीका बताने की कोशिश की है, और एक हमने जो प्लॉट फंक्शंस थे उनको हमने डिफाइन कर लिया। नाउ वी विल गिव द पैरामीटर्स। नाउ नेक्स्ट स्टेज शुड बी द डाटा, जो मैंने क्रिएट करना है, जो कि इस सारे को पॉपुलेट करेगा या इसको कुछ परफॉर्म करेगा। आपने जो प्लॉट फंक्शन किया है उसका ऐसे आप रिपीट कर देंगे क्या? मतलब प्लॉट फंक्शन ये देखिए, मैं जब कोई चीज़ अपने एआई मॉडल को दूंगा तो मैं अब उसको उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करना चाह रहा हूँ कि यार मुझे कुछ विजुअली कंटेंट नजर आए कि क्या हुआ, अदरवाइज मुझे कोड के अंदर जाना पड़ता है ना। तो प्लॉट फंक्शन मुझे असिस्ट करेगा कि जी ओके, एक मुझे आसानी इससे हो सकती है कि मैं देख सकूं यार कि एक्चुअल डाटा क्या था या एक्चुअल रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या थी जिधर मैंने जाना था, और जो मुझे मिली है वो क्या है, क्या दोनों मैप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो प्लॉट पे आ जाएगा, तो एक रेड में एक ब्लू में शो हो जाएगा, तो आई कैन से यार ये कि मैं ठीक मैप कर रहा हूँ या नहीं ठीक कर रहा हूँ, एक चीज। दूसरा प्लॉट मेरी ख्वाहिश हो सकती है यार कि जिस तरह मैंने परफॉर्म किया मेरे नेटवर्क ने ट्रेनिंग के बाद, जो मेरा बेंचमार्क था जिसको रिड्यूस होना चाहिए था, यानी एरर को, जो मैंने रूट मीन स्क्वायर एरर डिफाइन किया था, एक पैरामीटर है, क्या वो विद द इटरेशंस कम हुआ है या बढ़ा है या फ्लक्चुएट करता रहा है, क्या है उसके ऊपर, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपने हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकूं कि क्या गलती है उसके अंदर। एपॉक्स कम है, लर्निंग रेट कुछ चेंज हुआ है, ठीक नहीं है, या मुझे बैच साइज चेंज करना चाहिए। इनको डिसाइड करने के लिए वो विजुअल कंटेंट मुझे असिस्ट करेगा, इसलिए उसको इस तरीके से आपने कहा था कि आप पैरामीटर्स को चेंज करके फोर्सफुली आप कन्वर्जेंस चेंज कर सकते हैं, वो कौन सा पैरामीटर नीचे मैं फोर्सफुली नहीं कह, उसे कहते हैं हम कि उसे हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं, हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है, एल्गोरिथम के अंदर ना कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जब आप अपने प्रॉब्लम को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, वो इक्वेशंस पे जब मैं आऊंगा ना तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, बट अभी ध्यान में रखेंगे जी वो लर्निंग रेट है, बैच साइज है, एपॉक साइज है। ठीक है, ये कुछ हाइपर पैरामीटर्स है जो कि आप अपने मॉडल के इस मशीन लर्निंग मॉडल से ट्यून कर सकते हैं, वैल्यू वेरी कर सकते हैं। कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज ये सिस्टम लेता है, आप उसको चेंज करके देख सकते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मेरे कन्वर्जेंस टाइम के ऊपर, मेरे लर्निंग के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में हमने डाटा सेट डिफाइन किया। ये क्योंकि सिंथेटिक डाटा है तो मैंने 12 फीचर्स क्रिएट किए और 12 ही लेबल्स क्रिएट कर दिए। यानी मैं इनफैक्ट एक रिग्रेशन मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ कि 1 इज इनफैक्ट 5, 2 is 8.8, 3 is 9.6, 4 is 14.4, 5 is 18.8। तो 12 डाटा पॉइंट्स क्रिएट किए। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रन दिस। ये हाइपर पैरामीटर्स जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए। ठीक है, द हाइपर पैरामीटर्स आर लर्निंग रेट, एपॉक्स, बैच साइज, and the code underneath will now define some values like the learning rate इसमें 0.01 defined है। थोड़ा और बड़ा कर लूँ मैं, कंट्रोल प्लस जी। इसका क्या मतलब बैच साइज? बैच साइज का मतलब ये होता है कि should I do it here on the same screen? सर अगर इसमें पैरामीटर्स इनपुट कर देते हैं तो अगला पैरामीटर बता देगा तो इनका रिलेशन मिला ही नहीं। आप अपने इस सवाल का जवाब खुद ही देंगे, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा देखिए, अभी इसके अंदर I think I cannot, I have to open a slide, new slide। अच्छा देखिए, आपका सवाल था बैच साइज क्या होता है, यही सवाल था। देखिए अब मेरे पास हमने कहा था जी कि ये हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट होगा जिसके अंदर एंट्रीज होंगी से 1 से लेके ये सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, एंड मे बी इफ यू कंटिन्यू देयर आर 88 एंट्रीज। ठीक है, एंड यू हैव फीचर्स हियर। से मैं इसकी अगर कॉलम्स बना लूँ, and this is my
लेबल। सो ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी एग्जाम्पल है, ये चौथी एग्जाम्पल है और ये 88th एग्जाम्पल है। ठीक है, ये लेबल है आपका। ये अंडरस्टैंडिंग थी। अब से मेरे पास ये 88 एग्जाम्पल्स हैं। जब मैंने अपने सिस्टम को ट्रेन करना है, माई ट्रेनिंग वुड बी से मैं कहता हूँ जी कि जब मैंने आउटपुट जनरेट की y, दैट इज समेशन ऑफ ओमेगा i एक्स आई प्लस बायस। ठीक है, ये y जनरेट हो गया। जब ये जनरेट हो गया, इसमें x आर द इनपुट फीचर्स, w's and b's are variable during training. You do not know what these values are, but we know x size exactly. ये पता होता है कि x size क्या चीज़ है. This is known. ठीक है? So what we try to do, we give input and we know the output as well. हमें output भी पता होती है, but we call that as y hat maybe, जो कि मुझे मालूम है, but वो अभी इससे compute नहीं की जा रही. Whatever y would be achieved, I can compare it with the known value to compute the error. राइट अब देखें, जब मैं सिंपल एक्स आई प्लेस करूंगा और डब्ल्यू आई और बी को इनिशिएट करूंगा कुछ वैल्यू से, कि 1 हो सकते हैं या 0 हो सकते हैं, क्योंकि मुझे डब्ल्यू आईज और इनके बारे में पता नहीं है ना इनिशियली, तो आई कैन जस्ट एज्यूम दैम दीज टू वैल्यूज कुड बी एनीथिंग, दे आर इनिशियलाइज्ड। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन कर देंगे इसकी अभी हम। सो दे विड बी इनिशियलाइज्ड विद सम वैल्यूज, मे बी जीरोज, मे बी वंस, सादी आसान वैल्यूज ये हो सकती है ना। बट एक्साइज, अगर हम एक्साइज को देखें तो जो एक्साई है, दिस थिंग, दिस इज एग्जैक्टली नोन हेयर, ये एग्जैक्टली पता है मुझे। दिस वाई हैट इज ऑल्सो नोन, ये यहां पता है मुझे। ठीक है, सो now based on initialized values and known xi values, I'll go and compute the y will be some value, I'll get some value of y. ये y I can compute, it is computed, but that once it is computed and it is pitched against y hat which is known to me, I come to know is not the same, this is something else which I'm getting. It means there is an error. So इसका मतलब ये हुआ the values which are initialized, w's and b's, they are not correct, I have to update them. So it means कि मुझे एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा w new के लिए। W new would be based on W old plus some learning rate alpha, some batch size B, and some initial values X size. Right? एरर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरा अपडेट रूल है। एरर तो आ गया ना, अब एरर के बाद ये अपडेट करना या नहीं करना वो डिसीजन एरर पे डिपेंड करता है। एरर है तो अपडेट होगा, नहीं है तो एज इट इज पुराना वेट ही चलेगा। ठीक है, बट ये इटरेशन में ये इक्वेशन अपडेट होगी। पुराना वेट यहाँ प्लेस करेंगे, लर्निंग रेट प्लेस करेंगे, बैच साइज प्लेस करेंगे, एक्स साइज अगेन नोन है, नया वेट कंप्यूट हो जाएगा। नया वेट प्लेस कर देंगे आप नई कैलकुलेशंस के लिए। ये दूसरा वाला भी बंद कर दें। सर जो y हैट है वो एक्चुअली एक किस्म का रेफरेंस है, जो y जो आपने कंप्यूट की है तो उस रेफरेंस के मुताबिक उसके वो जो y हैट के मुताबिक वो उस वजह से वो एरर आया। y हैट जो है वो आपको पता है, लेबल है ना आपका वो। हाँ, एक्चुअल है जो आपने कंप्यूट किया वो क्या है, जो कंप्यूट किया वो y कैलकुलेट किया। y इज द लेबल व्हिच इज नाउ गिविंग, जो आउटपुट है वो एक लेबल आ रहा है आपके पास। ठीक है, अगर आप अभी रिलेट करें ना अपने रिग्रेशन प्रॉब्लम से, तो हमने क्या y एक्सिस पे रखा हुआ था, टेम्परेचर रखा हुआ था। ये वो टेम्परेचर निकल रहा है बेस्ड ऑन दी चर्प रेट जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है जी साहब, तो प्रोजेक्ट डिस्कस शुरू कर दिए। गुड। सो ओके, सो आई मीन टू से कि देखें अब यहाँ पे क्या है, ये जो अपडेशंस हो रही हैं, इनफैक्ट दिस इज इनिशियली आपके पास आपने कुछ चीजें इनिशियलाइज की, W's एंड B's, X साइज मालूम थे, लेबल आपका ये कैलकुलेशन ये इक्वेशन करके देगी, Y निकल आएगा, उस Y को मैच होना चाहिए एक्चुअल लेबल से जो इधर आप जो इधर आप देख रहे हैं उसको आप मैच करेंगे, एंड वंस यू मैच इट यू सी कि नहीं मैच तो नहीं कर रहा। इस मीन्स के मैंने इस W को और इस B को एडजस्ट करना है, क्योंकि X तो फिक्स है, आई कैन ओनली टच एंड चेंज W's एंड B's।
सो आई विल चेंज इट एज पर सम रूल जो मैंने इधर डिफाइन किया. दिस इज द रूल, दिस मे बी वन ऑफ द रूल, राइट, जिसमें कुछ मैंने पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं जिसकी बेस के ऊपर ये चीज करेक्ट होनी चाहिए. इनफैक्ट हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह ये रहे हैं कि एक एरर सरफेस है, उस एरर से हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम ट्रेवल करके आहिस्ता 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 इधर तक आ जाए. ठीक है, अब इसके लिए छोटे छोटे जंप्स लेने चाहिए. अगर ये जंप्स बड़े हो जाएं, लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये जंप मार के कभी इधर आएगा, कभी मार के इधर जाएगा, कभी मार के इधर आएगा, कभी इधर भी आएगा, क्रॉस कर जाएगा, इधर चला जाएगा. तो लर्निंग रेट को एक ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए. सो दैट इज द वे जो कि जंग है मशीन लर्निंग और आपकी, कि उसको आपने किस तरीके से स्मूथली कन्वर्ज कराना है. सो मैं जस्ट फॉर द क्वेश्चन, अब मैं बैच की बात करता हूँ. बैच क्या है जी, कि आपने ये एक एग्जांपल दी और ये इस एरर को चेक किया. एक तरीका ये कि जो अपडेट्स है ना, ये हम करें से ये 88 एग्जांपल्स थी, या मैं अभी जो एग्जांपल करा रहा हूँ उसी को ले लेते हैं. 12 एग्जांपल्स है, उसके अंदर से मैंने 12 के 12 पहले एक प्रेजेंट किया, वैल्यू निकली, दूसरी प्रेजेंट किया, वैल्यू निकली. ठीक है, और से मैं 12 की 12 एग्जांपल्स देने के बाद वेट को अपडेट करता हूँ. तो वी कॉल इट अ बैच साइज ऑफ 12. से अब मैं अपडेट करता हूँ 6 के बाद, 6 की जब एग्जांपल दे दी मैंने उसके बाद अपडेट कर लिया, अगले 6 पे नया रूल अप्लाई किया. दैट इज कॉल्ड बैच साइज ऑफ 6. बैच साइज 12 में मुझे एक इटरेशन चाहिए फॉर 1 एपॉक. बैच साइज 6 में मुझे 2 इटरेशंस चाहिए फॉर 1 एपॉक. क्योंकि पहली 6 एग्जांपल प्रेजेंट होंगी, अपडेट होगा, दूसरी एग्जांपल्स प्रेजेंट होगी, फिर अपडेट होगा. तो एपॉक पूरा, यानी पूरा जो 1 एपॉक इज पासिंग ऑफ द होल डाटा once. अभी हमने 2 किए, 6 के केस में 2 किए, उतने नहीं, उतने एपॉक, एक एपॉक का मतलब है सारा डाटा प्रेजेंट कर दिया. अब वो आप एक दफा थोड़ी करेंगे, दोबारा प्रेजेंट करेंगे, दैट इज सेकंड एपॉक. बट एक एपॉक में सारी की सारी एग्जांपल प्रेजेंट होनी चाहिए. 12 है तो 12 की 12 आएंगी, पहला एपॉक पूरा हो गया, अपडेट हुआ, अपडेट कर दिया. लेकिन जरूरी थोड़ी अभी आपका वेट और बायस कन्वर्ज हो चुका हो, उसकी वैल्यू अभी भी कन्वर्ज नहीं हुई, आप दोबारा प्रेजेंट करेंगे, दोबारा डाटा, पूरा एपॉक, सेकंड एपॉक चलेगा, नई अपडेशन होगी. फिर भी नहीं हो सकता हो, तीसरा चलेगा. से मैंने 100 एपॉक रखे हुए, इट मींस 100 दफा 12 की 12 एग्जांपल्स रिपीटेशन में डाटा में प्लग इन होंगी और आपकी कैलकुलेशंस सारी की सारी रिपीट होंगी और वेट्स और बायस अपडेट होते चले जाएंगे. अब बीच में एक पैरामीटर है RMSE का, से मैंने उसकी वैल्यू एक सेट की भी RMSE की, अगर वो पहले अचीव हो जाती है तो मेरा सिस्टम कट कर जाएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ एपॉक्स. ये मैंने एरर अचीव कर लिया ना, ये खत्म हो गया जी, अब मजीद एपॉक्स की जरूरत ही नहीं है. एपॉक्स की तो एक वैल्यू मैंने रखी है कि इनफ इटरेशंस दी जाएं ताकि सिस्टम ट्रेन हो सके. कौन सी? W और B, ये जो आप वेट्स मैं जिनको कह रहा हूँ, दिस इज एंड W की बेशक B जो है ना, ये मैंने यहाँ बैच साइज लिखा है, एक बायस भी अलग से भी आप कर सकते हैं. B न्यू वुड बी B ओल्ड, विजिबल है ना, या मैं अगली स्लाइड पे कर लेता हूँ कुछ चीजें. लेट्स चेंज, कीप देम, ऐड अनदर स्लाइड, शो इट हियर. देखिए आपका जो W न्यू है, दैट वुड बी W ओल्ड प्लस लर्निंग रेट, बैच साइज, इनपुट वैल्यू. B new again is B old plus learning rate, batch size, maybe this is the total rule. कुछ भी, मतलब ये मैंने 1 रूल लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं अभी. मतलब वो हम देखेंगे कि ये जो ट्रेनिंग रूल्स डिफाइन होते हैं इनके ऊपर भी होमवर्क होता है और लोग इसके लिहाज से, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है ना, ये दिस इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन कि हाउ वी ट्रेन एंड लर्न आवरसेल्फ. दोस इक्वेशंस कीप चेंजिंग विद रिसर्च. बट एक सिंपल एक लर्निंग रूल है जो यहाँ मैंने डिफाइन किया. अभी आपका सवाल ये था कि ये W अपडेट कब होगा, तो आप देखिए यहाँ पे जो आपने एग्जांपल्स दी हुई हैं आप उसको अपडेट कर सकते हैं. ये 12 एग्जांपल्स हैं, आपने 12 की 12 एग्जांपल्स सिस्टम को प्रेजेंट की और आपके पास एरर निकल आया y hat minus y. 12 के बाद आप इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे कि आपने एक एपॉक में एक इटरेशन की है. लेकिन से मैं 6 के बाद भी इसको अपडेट कर सकता हूं, मैं हर एक के बाद भी अपडेट कर, मैं एक एग्जांपल, पहली एग्जांपल दी, एरर निकाला, मैंने इसको अपडेट कर लिया, दूसरी एग्जांपल दी, फिर अपडेट कर लिया. इसका मतलब मैंने 12 इटरेशंस की और एक एपॉक में 12 इटरेशंस पूरी हो गई. बट अभी भी हो सकता है डाटा कन्वर्ज ना किया हो, मुझे अगले एपॉक में जाना पड़ेगा.
अगली इटरेशंस के लिए। अभी हम देखते हैं आगे डेट्स के अंदर भी देखते हैं जो हमारा कोड है ना कि कैसे ये काम हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो आई थिंक इट शुड वर्क। इसकी जरूरी है कि एक एपॉक में उसमें एग्जांपल्स हमें ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए ताकि वो, मैंने कहा कि एक एपॉक में सारी एग्जांपल्स होती हैं। वन एपॉक मींस द फुल डाटा, वन एपॉक मींस फुल डाटा। हाउ मेनी इटरेशंस यू आर गिविंग इट डिपेंड्स ऑन यू। आर यू डूइंग द 12 इटरेशंस इन वन एपॉक और 20 इटरेशंस और 200 इटरेशंस, वो आपकी चॉइस है। वो भी हम उसमें आपको डाटा में नजर भी आएगा। इनफैक्ट उसी के ऊपर मैं आपको भी वो बता रहा हूँ। सिस्टम में प्रेजेंट किए कोई डेटा है जो पूरा डाटा सेट है ना वो वन एपॉक है। आफ्टर वन एपॉक यू अपडेट दी, you can update or you can update in number of iterations as well। ठीक है, क्लास में ही है भाई पीछे ताजदार साहब है ना, कहीं कोई चीज समझना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है मोहम्मद, तुमने जो प्रोजेक्ट करना है ना वो फुटबॉल से रिलेटेड करना है, कोई फुटबॉल प्लेयर सिलेक्शन के ऊपर। जी अब यही स्पेक्स हो तो रोनाल्डो सेलेक्ट होना चाहिए, यही हो तो मेसी होना चाहिए। सर वो जो आपने मतलब देखिए वीडियो जिसमें वो ऑटोमेटेड हैंड होता है हाँ। और वो शूट करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो उसको रोकता है ना, बेसिकली सेंसर्स होते हैं। जी ऐसे ही वो बहुत फास्ट एक्टिंग होता है कि गोल कर नहीं सकते आप उसके। उसमें और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। इनफैक्ट वो आपके बहुत सारे पैरामीटर्स नोट भी कर रहा होता है, वो लिंक्ड अप है आपके इनपुट पैरामीटर्स के साथ। तो उसमें प्योरली एआई कुछ हद तक है, कुछ डायरेक्टली रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है। इट्स एग्जैक्टली नोज के यू आर डूइंग दिस एक्शन। लेकिन चलो देख सकते हैं उसको भी, यू आर राइट। तो आई होप दिस लिटिल बिट सेंस इट हैज मेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड बैक। कब तक हम ये क्लास चला सकते हैं जी? चलो हिम्मत अभी तो है ना आप लोगों में? सर 10 नहीं है ना करो यार। अभी अब तुम्हें जल्दी भूख नहीं लग गई? अभी तो 12 बजे है। नहीं यार अभी आप कर लेंगे, लेकिन देयर आर पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड ना, तो मेरे ख्याल में लेट अस डू इट, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आप नहीं, आप एक बेशक एक लड़का जाके खाना ले आए अपने लिए, जो ला सबके लिए ले आए। अच्छा चलिए हम जल्दी खत्म करते हैं, विल नॉट स्पेंड मच टाइम। देखिए अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर आप इधर देखें तो इधर हमने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन, लर्निंग रेट की एक वैल्यू मैंने दे दी है, एपॉक्स मैंने डिफाइन कर दी है 10। इट मींस के 10 दफा पूरा डाटाबेस प्रेजेंट होगा सिस्टम को। बैच साइज 12 रखा हुआ, इट मींस कि 12 की 12 एग्जांपल्स के बाद डाटा अपडेट होगा या अपडेट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और नीचे देखें क्या चीजें, नीचे वही जो मैंने अपना मॉडल बिल्ड किया था वो नजर आ रहा है मुझे, और उसके प्लॉट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। 0.01 मींस वो जो आप जंप्स कर रहे हैं ना अपने एरर सरफेस के अंदर, वो उसका ताल्लुक लर्निंग रेट से है कि कितने बड़े जंप्स या कितने छोटे जंप्स करेंगे आप। सर आपने बोला था कि जंप्स लर्निंग रेट ज्यादा अगर बड़े हो जाते हैं, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अगर हमारा एरर काफी ज्यादा है? अभी देखते हैं ना, वही तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए अभी ये मैंने इसको रन किया ना, नाउ इट इज शोइंग मी। देखिए इसने क्या किया, ये इसने अपॉच रन 1 of 10 अपॉच रन किया, उसमें उसने लॉस फंक्शन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पे। ठीक है, इट इज कंटिन्यूइंग। देखें दूसरा अपॉच, दूसरा, चौथा, और 10 के 10 अपॉच उसने रन किए और अल्टीमेटली उसने मुझे प्लॉट दे दिया। नाउ लेट मी जस्ट रिड्यूस इट अ बिट। देखिए पहला प्लॉट मैंने आपको क्या कहा था, बिटवीन द लेबल एंड द फीचर। सो ये ब्लू डॉट्स जो है ये वो मेरे डाटा पॉइंट्स हैं जो मैंने इसको जनरेट करके दिए थे, और जो मेरी रेड लाइन है ये मेरी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं आफ्टर ट्रेनिंग। राइट, इट इज नॉट फॉलोइंग एनी, अभी ये ठीक नहीं है। इट शुड हैव फॉलोड
this data point somehow but has not followed. अब मैं नीचे आता हूँ, देखिए नीचे मैं जब एरर को देखता हूँ तो एरर वाला जो मेरा कर्व है या रूट मीन स्क्वायर एरर है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ एपॉक्स हैं. 10 एपॉक्स के बाद जो मेरा एरर रिड्यूस होके पहुंचा है वो शो कर रहा है. स्टिल इट इज नॉट एज पर दी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड बिकॉज क्या हो रहा है कि इसको फ्लैट होना चाहिए था ताकि मुझे नजर आता कि जी कन्वर्ज कर गया सिस्टम. इसलिए देखें ऊपर जो है वो ठीक तरीके से मुझे उसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज भी नहीं दी हैं. अब इसका मतलब क्या बनता है, हाइपर पैरामीटर्स को छेड़ना चाहिए. मे बी आई शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ एपॉक्स, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए. ट्रेनिंग मैंने कम कराई है, राइट. सो आई कैन एग्जामिन द ग्राफ्स. जब एग्जामिन करते हैं तो हमें नजर आता है जी कि इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं जो कि यहाँ मेंशन भी हैं कि इफ यू कैन नोटिस द लॉस कर्व डिक्रीजेस बट डजंट फ्लैटन आउट, जो हमने बात की अभी. सो इट मींस वी वन सॉल्यूशन कुड बी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एपॉक्स. तो देखिए अब ये मेरे पास यहाँ पे अगेन हाइपर पैरामीटर्स आ गए. व्हाट वैल्यू शुड आई प्लेस? पहले आपने देखा 10 एपॉक्स थे. अब मैं इधर क्या रखूं कि जी इट शुड कन्वर्ज. मे बी लर्निंग रेट 0.01 है, बैच साइज 12 है. स्टिल ओके जी, मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ. लेट इट 500. नॉर्मली इतना नहीं होता है. लेट्स सी. मैं सिर्फ चले मैं 50 करके भी देख लेता हूँ. पहले 50 करके देख. अच्छा देखें इसने इसको रन कर लिया है और अगर मैं नीचे आके देखता हूँ अब देखें आपके 50 के 50 एपॉक रन हुए हैं और मेरा कंफ्यूज है स्टिल. मेरा सिस्टम अभी भी ठीक नहीं, कंफ्यूज है. सो अच्छा सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है. लेट्स सी अ पॉसिबल सोल्यूशन इज गिवन हियर. ठीक है, देखते हैं क्या एपॉक की वैल्यूज रखी हुई है. सो हियर इट इज 450. लेट्स रन दिस 450. बाकी सारी वैल्यूज वही हैं. गूगल के सर्वर में ऑर्डर. So now it is running epochs. चार सौ 407 414. ओके अब इधर देखिए. दिस इज दी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मैप कर रही है और आपका जो कर्व है वो भी फ्लैटन आउट हो रहा है. ठीक है इजाज, डॉक्टर इजाज. ओके अभी देखें और देखते हैं. लर्निंग रेट फॉर एग्जांपल देखें अभी 100 कर दिया है आपने. अब आप चाहते हैं जल्दी से भाई ये मेरा ना तेजी से फास्टर कन्वर्ज करे, शायद एक आप कर सकते हैं. पहुंचे मैंने 500 ही रखे हुए हैं यहाँ पे. लर्निंग रेट हैज बीन इंक्रीज टू, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ. इट हैज गॉन अप टू 100. ठीक है, एंड इफ यू रन दैट learning rate increased to 100. Rest of the parameters are same. इसका मतलब है 5 स्टेप्स नहीं, मतलब अगर 500 की जाते तो 200 300 400. देखें अभी ये रन कर रहा है. बहुत ज्यादा वही ना, जल्दी का काम सुना. जल्दी सीखते हो जल्दी. So here my ये देखिए again giving a very erroneous results और आपका सिस्टम कंफ्यूज है. दिस इज RMSE values which it is getting fluctuate कर रही है चीजें. It's not getting the right sense of the things. It is making a big jumps and yet not able to converge. So it means there should be some compromise between all these. There should be a final combination of epochs and learning rate, right? So say अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी हम इसको change करते हैं से some value जो कि थोड़ी हमें लगे कि this basically what we are doing, ये आप hyper parameter tuning कर रहे हैं. This is what machine learning we do. हम इस चीज को adjust करते हैं. This is in our hand. It will not be given to us. We have to manage it with our own experience based on the problem. It will vary from data to data.
सो यहाँ पे आप लर्निंग रेट से आप कोई एक डिफाइन कर सकते हैं, कोई एपॉक्स डिफाइन कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर बिग डाटा है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है और हमें चाहिए अगर हम टाइम उसका वो करते हैं लर्निंग रेट अगर स्मॉल रखते हैं तो वो तो काफ़ी टाइम लेगा ना, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि इसकी स्पीड भी बढ़ाएं और साथ में ये एक्यूरेसी भी सही करें, फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन है? एक ऑप्टिमल सोल्यूशन उसका भी होगा ना, एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैंने अभी आपसे यहाँ जो क्वेश्चन था वो ये था कि लर्निंग रेट को बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि और वो एक टाइप ऑफ एल्गोरिथम है। देयर आर नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स वेयर यू विल फाइंड आउट के लर्निंग रेट शायद बाज़ जगहों पे ज़रूरत ही नहीं होगी। ये तो एक प्रॉब्लम या एक टाइप ऑफ एल्गोरिथम है ना। तो एक पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर की अपनी जो डेफिनेशन है वो भी चेंज करेंगी फ्रॉम एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम। इस केस में ये 3 पैरामीटर्स हैं, राइट। और आपका जो सवाल है उसके केस में भी अगर एक पैरामीटर आइडियल डिफाइन कर लेते हैं आप, तो यू कैन डिफाइन, इट्स अ हिट एंड ट्रायल प्रोसेस, यू नीड टू कंटिन्यू इट नंबर ऑफ टाइम्स, तब ये चीज़ निकलेगी। इससे अब यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। से मैं लर्निंग रेट 0.01 था, मैं इसको 0.14 कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और एपॉचेस को डिफाइन कर लेते हैं 70 डिफाइन, कुछ कम कर लेते हैं ना। मैंने लर्निंग रेट और उसको आपस में एक दोनों का दरमियान रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। So if we run that, so it gives me a little bit better results. Now this is my homework with this hyperparameter tuning, ठीक है। देखें अब इसके अंदर आपको एक अच्छी सी रिग्रेशन लाइन भी नजर आ रही है, और अगर हम नीचे आते हैं तो एक फ्लैटन आउट कर्व, इट्स अ रीजनेबल वे ऑफ। तो अब एक कॉम्बिनेशन हमने डिफाइन किया बेस्ड ऑन द अवेलेबल डाटा, वैल्यू चेंज, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे भी और भी कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, लाइक आप यू कैन एडजस्ट द बैच साइज एज वेल, ठीक है। देखिए एपॉचेस 100 है, मैं बैच साइज डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 का, ठीक है। तो आप देखिए इसकी ट्रेनिंग में आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। ये देखिए इधर देखिए अभी आप, अब यहाँ पे आपको 6x6 नजर आ रहा है कि ये पहले में 6 शो करता है एपॉच, उसके बाद कंप्लीट कर रहा है वो 6, क्योंकि बेसिकली आपके पास दो दो की इटरेशंस आ रही हैं। 6 इटरेशंस के बाद एक एपॉच कंप्लीट हो रहा है। आपने बैच साइज 2 का दिया था ना, तो 12 डाटा एक एपॉच में पूरा हो रहा है, वो 6 इटरेशन में पूरा हो रहा है। तो 6 इटरेशन 6 दफा उसका आप वेट और 22 की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, और फिर एक एपॉच कंप्लीट हो रहा है। तो अल्टीमेटली वंस यू डू इट, दिस इज हाउ इट विल रिजल्ट, अचीव द रिजल्ट इन दिस वे, ठीक है। तो समरी क्या हुई जी? समरी यहाँ पे मेंशन्ड है, लेट्स जस्ट गो थ्रू देम फॉर द कंक्लूजन, इफ समबडी कैन रीड इट। हाँ जी, आप पीछे जो है ताजदार। Training loss should steadily decrease, steeply at first and then more slowly until the slope of curve reaches or approaches zero. If the training loss does not converge, train for more epochs. If the training loss decreases too slowly, increase the learning rate. Note that setting the learning rate too high may also prevent training loss from converging. If the training loss varies widely, that is, the training loss jumps around, decrease the learning rate. Lowering the learning rate while increasing the number of epochs or the batch size is often a good combination. Setting the batch size for very small batch number can also cause instability. First try large batch size values, then decrease the batch size until you see degradation. For real-world data sets consisting of a very large number of examples, the entire data set might not fit into memory. In such cases, you need to reduce the batch size to enable a batch to fit into memory. Remember, the ideal combination of hyperparameters is data dependent. So you must always experiment and verify. This is the answer to Abu Bakr question. Keep experimenting, keep getting something. आपका डाटा फंस गया, it means आपने वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दी है. Get yourself excluded, maybe उससे आप extricate करें अपने आप को, दोबारा एक नई वैल्यूज दें. 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल को प्रून करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, या एक बिल्कुल सिंप्लीफाई मॉडल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उस पर बिल्ड करते हैं.
पौधे से दरख्त बनाते हैं या दरख्त को काट के पौधे पे लेकर आते हैं, क्योंकि एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है दोनों के, ठीक है। तो वो चीजें आपके साथ साथ लेके चलनी होती हैं। Any question from here? Anyone who thinks something is not understandable? सर ये लर्निंग जो मुझे y की जो ऑप्टिमम वैल्यू है तो ये एकदम से ऊपर रहेगा अटेंड कर रहे हैं। जब ट्रेनिंग हो जाएगी फिर आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने में उसको आप लेबल्स नहीं देंगे, इट विल जस्ट बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ फीचर एंड द मॉडल विल प्रिडिक्ट कि इसका क्या मतलब है। आप उसको बताएंगे सिर्फ कि जी चर्प, इस केस के अंदर आप कहेंगे जी कि चर्प रेट है 130 chirps per minute. Tell me what temperature was there. It will tell me okay जी temperature was 50 degree Celsius because the my equation shows, क्योंकि क्या हुआ देखो, आप अगर इसको दोबारा एक दफा गौर करें तो आप y equals to mx plus b में m की वैल्यू w थी, वो w फिक्स हो चुका है, b फिक्स हो चुका है। Now give any x, it will give you y. Right? बट वो जो वैल्यूज फिक्स हुई है वेट और बायस की, वो इस ट्रेनिंग से फिक्स हुई है, इस ट्रेनिंग से फिक्स हुई, डाटा से निकली है। डाटा को दे के डाटा से वो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, वेट अपडेट कर रहे हैं, डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं और एरर देख रहे हैं, वेट अपडेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स बट यू आर एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स फ्रॉम द डाटा, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। अच्छा जी, अब रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस कुछ हम देखते हैं ना, राइट? तो पहले मुझे पहले से कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा, क्या किया जाता है अभी? वही रिक्वेस्ट ज्वाइन कर दो मुझे, लेकिन मैं कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, इफ यू कैन जस्ट टेल मी, शुड आई? ये पीपल में जाके सर ओके, शो पार्टिसिपेंट्स, जैसे MOHAMMAD, तो ये मोहम्मद शाजिद, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन। बस ठीक है। I hope our recording is not affected. No. It is there. चले, good. So it's now ठीक है अभी, we should start. अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, सो जो इस वक्त रियल वर्ल्ड आपके पास, अब इनफैक्ट ये सारी गेम है डेटाबेसेस की, क्रिएशन ऑफ डेटाबेसेस की, राइट? सो जो हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ को भूख बहुत लग रही है तो अब हो आओ जाओ, यू कैन जस्ट गो हैव अ ब्रेक, से कम आफ्टर 5 minutes, नो इश्यूज। कितनी देर में आ रहे हो अंदाजन? चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू जी। थोड़ा चलेंगे ना आगे, अभी तो हम कब आए थे? 11:30 आए थे ना, 1 hour हुआ है, 1 घंटा और लेते हैं ना, ताकि हमारी अच्छा चले हम एटलीस्ट ये कंटेंट सारा का सारा जो हम आज का लेक्चर का कंटेंट है वो तो कवर कर लें यार। कभी तो आप लोग थोड़ी वो मोटिवेशन से भी चीजें किया करें, आप तो मुझे लगता है कि बस जबरदस्ती कुछ कर रहे हो। महंगाई इतनी है कि बाहर जाओ तो 600 लग जाता है। अच्छा, नेगेटिव मोटिवेशन है सर। आप चले। सो डेटाबेसेस के ऊपर हमें थोड़ा सा ना पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस हमें इस काम के लिए कहाँ से मिलेंगे। सो Kaggle इज वन सोर्स, आई होप एवरीबडी हैज एक्सप्लोर्ड, या किसी ने नहीं किया तो इसमें कंपटीशन वगैरह लेते हैं, गिट करते हैं जी भाई। अच्छा, आप तुमको टी ब्रेक कराएं, मैं आ रहा हूँ क्लास में, और या उन्हें रिक्वेस्ट करें कि अगर चक्कर लगाना है घर चले जाएं, मैं थोड़ी देर में घर चक्कर लगा दूंगा। अच्छा जी, सो वी हैव रिसोर्सेज अवेलेबल। Kaggle is one source,
इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। जी सर्विस कंडक्ट करके तो उसका रिजल्ट होता है डेटाबेस। मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं वो डाटा इंजीनियर्स डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और ऑनलाइन प्लेस कर रहे होते हैं। इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च प्राइमरली के एनी नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स कैन डू सम एक्सपेरिमेंटेशंस ऑन द डाटा। सो ओपन एक्सेस है, कैन जस्ट बिकम मेंबर। लॉगिन करना पड़ता है। हाँ, लॉगिन करेंगे, आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा और आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एनीथिंग कैन डाउनलोड, यू कैन यू विल गेट एन एक्सेल फाइल। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। रेड वाइन का एक डाटा बड़ा फेमस है, कैगल का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको से फॉर एग्जांपल यहाँ पे UCI क्या चीज़ है जी? UCI मशीन लर्निंग या UCI डाटा सेट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। मैंने UCI को एसएस की एब्रीविएशन मुझे याद नहीं है, मैं एसएस को देखा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन है लिखा हुआ है। चलें ज़रा और कंफर्म कर लेते हैं ना। यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर नहीं, लेकिन ये और चीज़ है। सेंसस में आ गया। ओके, UCI डेटा सेट्स इधर ही मेरे ख्याल में इसने बताया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन या इरवाइन, व्हाट यू कॉल इट। सो दिस इज दी सम डिटेल्स अबाउट। अगेन एक आप समझे, एक सर्वर है जिस पे डाटाबेसेस लोगों ने प्लेस किए हुए हैं। यू कैन एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स हियर एज वेल। चैट जीपीटी का APIO मैंने इस नाम से नहीं उसको पढ़ा, आई डोंट नो। एपीआई तो एप्लीकेशन इंटरफेस है, वो कनेक्ट करने के लिए होता है। API तो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। API इज कि आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है वो किसी और के साथ कैसे लिंक कर रही है, उसके लिए एक इंटरफेस होगा, उसको हम API का नाम देते हैं। इट्स एन इंटरफेस। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमें उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वहाँ से जिस तरह उस दिन एक इंसान ने इजाज़ में भी रेस किया था, तो इस तरह का कोई नहीं कि जिस तरह हम व्हाट्सएप पे सेल्फ चैट होता है वहाँ पे उसको चैट के तौर पे व्हाट्सएप के अंदर इंटीग्रेट करना, उसका API ये मीनिंग भी हो सकती है इसकी, लेकिन वैसे API प्रोग्रामिंग का एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि क्रिएट की जाती है टू जनरेट अ लिंक और अ इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट डोमेन्स। उसको आप API का नाम देते हैं। बट ब्रॉड सेंस में API ये भी है कि आप API क्रिएट कर लें, से आप कैगल की API व्हाट्सएप के लिए बना लें कि हाउ टू रिलेट और लिंक बिटवीन दी टू एप्लीकेशंस। अगेन इट्स एन API, तो उसमें वो भी फॉल करती है चीज़ के अंदर, तो आप कर सकते हैं। मैं भी आपको सिर्फ यहाँ पे कैगल दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, या बल्कि देयर इज अ वेबसाइट हियर जिसने कुछ डाटा सेट्स यहाँ शो किए हैं, लाइक MNIST के नाम से। इट्स वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डीप लर्निंग डाटा सेट ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स, जिसके अंदर तकरीबन 60,000 ट्रेनिंग सेट एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप हैंड रिटन रिकग्निशन के पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं बाय मशीन लर्निंग। इंसान भी सीखता है ना, आप लेटर्स पहचानते हैं, अब लेटर्स जो हैं वो किसी भी ज़ुबान के हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली मशीन लर्निंग भी वो चीज़ सीख सकती है, आप एक मशीन को सिखा सकते हैं। तो उसका डाटाबेस बनाना पड़ेगा आपको, तो ये एक डाटाबेस अवेलेबल है, और भी बना के लोग रख सकते हैं और रख रहे हैं। अल्टरनेटिव नहीं है, अगर कोई एक चीज है जिस पे डेटा हमारे पास ज़्यादा पड़ा नहीं है, तो कोई अल्टरनेट मेथड है जिससे हम लाइक कर सकें? आपको खुद बनाना पड़ेगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया है, उसमें बैरल बोरोस्कोप के फॉल्ट्स, यानी बैरल के फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया। वी हैव 5 से 6 डिफरेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं किसी एक बैरल के अंदर। थर्मल क्रैकिंग एक फिनोमेना है, इरोजन एक फिनोमेना है, क्रोजन एक फिनोमेना है, पिटिंग एक फिनोमेना है। ठीक है, तो अजान सुन लें।
अच्छा जी, सो देखिए अभी जिस तरह से यहाँ पे आपको ये एक डाटाबेस है, एक्सेल फाइल है, ठीक है। सो मैंने ये कैगल से डाउनलोड की है। रेड वाइन के फीचर्स गिवन है, लाइक अगर मैं इसको वैल्यूज़ को आपको बताना शुरू करूँ तो देखिए ये डिफरेंट, अब ये टोटल वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ये रियल टाइम है, रियल डाटाबेस है विद एग्जिस्टिंग रेड वाइन्स, डिफरेंट रेड वाइन्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रखी गई हैं। देखिए तकरीबन ये 1600 एंट्रीज हैं, यानी 1600 वाइन्स को चेक करके जो फीचर्स कैलकुलेट करके रखे गए हैं वो क्या क्या है, फिक्स्ड एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी उसकी वैल्यू क्या है, वोलेटाइल एसिडिटी की वैल्यू क्या है, सिट्रिक एसिड की उसमें क्या वैल्यू है, रेजिडुअल शुगर क्या है, क्लोराइड्स क्या है, फ्री सल्फर डाइऑक्सिक वैल्यू क्या है, टोटल सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है, डेंसिटी क्या है, पीएच क्या है, सल्फेट्स कितने हैं, अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग भी की हुई है उस रेड वाइन जो उसके पास सैंपल आया होगा कि ये ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 किस क्वालिटी का रेड वाइन है। तो यहाँ पे जो लेबल है वो क्वालिटी होगा या फिर It's red wine. Label is red wine. These are the features for red wine. So you can use it to identify anything or red wine. Red wine is one label. Any other thing in the globe is not red wine. These values will only be for the red wine. अगर ये मैं इसकी जगह नीचे एक 1601 एंट्री डालूं जिसका नाम लिखूं एजाज लेबल, तो ये सारी वैल्यूज उसमें डिफरेंट होंगी। आपकी पीएच वैल्यू कुछ और होगी, नहीं, पॉइंट इज दिस कि आपकी जो ये फीचर्स की वैल्यूज होंगी ना वो ये नहीं होंगी जो कि रेड वाइन की हैं। आपकी पीएच वैल्यू ली जाए, सल्फेट्स लिए जाए, अल्कोहल क्वांटिटी मेजर की जाए, एवरीथिंग विल हैव डिफरेंट थिंग इन योर कॉलम्स। So you are easily diagnosable that you are not wine, you are something else. What you are, a separate work can be done on that कि जी now classify the other one, the other species क्या चीज़ है। सर अगर हम एजाज का लेबल रेड वाइन कर सकते हैं अगर इसके अंदर इसको हम इतनी रेड वाइन पिला दें कि इसके अंदर से वही सारे पैरामीटर्स निकल रहे हो जो इधर लिखे हुए हैं। अगर हम इसके वैल्यूज को एज रेड वाइन कर देते हैं तो फिर डाटा सेट में हाँ, फिर वो इट मींस एरर है, डाटा के अंदर गलती है। अगर आप गलत डाटा सिस्टम को देंगे तो सिस्टम फिर फंसेगा, मुखला जाएगा। फिर there would be a trouble. So we always need to have very accurate about the data. सर एरर डिटेक्टर नहीं है, लेकिन अगर डेटा सेट में अगर एक कर सकते हैं ना, अगर आप प्लॉट देखें, अगर तो आपने सारे पैरामीटर्स दे दिए हैं वाइन के तो फिर तो वो वाइन ही है ना। अगर तो ऐसा है कि आपने गलती से वाइन डिक्लेयर कर दिया है लेकिन पैरामीटर्स वो नहीं है, कुछ और चीज़ है, तो वो जब इसको आप प्लॉट करेंगे तो वो आउटलायर नजर आएगा एक और जगह पे। उस आउटलायर को आप सिस्टम से निकाल सकते हैं कि जी ये आउटलायर है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल क्लम्प ऑफ डाटा विच आई एम वर्किंग ऑन, क्योंकि बाकी तो क्लम्प के अंदर प्लॉट होगा ना, एक ही जगह पे सारे, उसका एक सेंट्रॉइड डिफाइन किया जा सकता है कि यार ये सारी वाइन्स ही है बट दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस, इसके आसपास ही घूम रहा है, एक हैमिंग डिस्टेंस पे है सारी की सारी चीजें। अगर हैमिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए आउटलायर, इसको निकाल दो, ठीक है। सो द पॉइंट वाज कि जी वी हैव नंबर ऑफ resources. Now I've downloaded from here, you can go and see there are thousands, rather millions of databases here, Kaggle के ऊपर है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कुछ प्राइवेट सोर्सेज हैं, Kaggle, UCI, GitHub एक और लाइब्रेरी आप कहेंगे या ऑनलाइन डाटाबेस है, उस पर भी आपको बहुत सारे डाटाबेस मिल जाएंगे। So you can use these available databases to check the your abilities to work with the machine learning, which is basically the good starting point. Later on you can create your own data sets for the environment जिसके लिए आप करना चाहते हैं। Create a data set and then make a application which solves your problem. So जो हम बात कर रहे थे, अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कुछ डाटा सेट्स मैं आपको वैसे यहाँ पे हाँ मैं कह रहा था कि जी टैंक की बैरल के अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं इनके लिए हमने एक्चुअल डाटाबेस क्रिएट किया, बिकॉज ऑनलाइन तो कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है। हमने जब ट्रेन करना है तो हमें लेबल्स भी चाहिए, हमें डाटा भी चाहिए, तो उसके लिए हमने खुद डाटाबेस बनाया और फिर हमने वो डाटाबेस अपना प्राइवेटली स्टोर किया जो कि Kaggle के ऊपर हमने अपना भी रखा हुआ है, बैरल डिफेक्ट डिटेक्शन के नाम से। उसका एक्सेस मिल सकता है वैसे? वो ऑन आप जाके सर्च करेंगे मिल जाएगा। आपने क्या सो
प्राइवेट नहीं है, कैगल पे तो ओपन सोर्स है ना, पब्लिक है। इसके अलावा हमने से टीथ लेसियंस पे काम किया, उसकी भी इमेजेस हमने खुद CMHMS से कलेक्ट की और उसको भी हमने फिर अपलोड किया। क्या तो अभी जब आप किसी जर्नल में पब्लिश करने जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना डाटाबेस आप पब्लिकली अवेलेबल करें ताकि और लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो अगर से मुझे नहीं मिला, मेरे लिए मुश्किल था, किसी और के लिए आसानी हो, वो उसको यूज़ करके अपनी एटलीस्ट अपने मॉडल को ट्यून कर ले, फिर रियल टाइम डाटाबेस के ऊपर सेकंड स्टेज पे चला जाए। सो दैट इज हाउ इट इज। अब इधर कुछ इंपॉर्टेंट या बड़े पॉपुलर डाटाबेसेस की डिस्क्रिप्शन है विच यू कैन यूज। इनफैक्ट यू कैन आप में हर बंदा एक एक जो अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट उसने करना है वो इन डाटाबेसेस के ऊपर बेस करके भी कर सकता है। देयर वुड बी थाउजेंड ऑफ ऑप्शंस व्हिच आई विल गिव यू, बट दीज आर फ्यू। लाइक MNIST एक डाटाबेस है, या आप इसको सर्च कर सकते हैं। MS COCO, अगेन इट्स अ डाटा सेट विच इज with the perspective of object segmentation. इसमें एक जगह पे इसकी एक्चुअल सोर्स भी मेंशन हो रही होगी। This one. Let me. So MNIST को अलग से भी सर्च कर सकते हैं। I can go and open it. So it is on Kaggle digit recognizer के नाम से ये MNIST डाटा सेट अवेलेबल है, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी है सारी कि ये इस पे लोगों ने जो काम किया हुआ है उस पर आपको कुछ कोड फाइल्स भी नजर आएंगी, उनको भी आप देख सकते हैं। बहरहाल इसका ट्रेन CSV, अगेन CSV is the extension for Excel file, touch CSV, submission सब अवेलेबल है। यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड सी ये क्या चीज़ है। इसको आप लिंक कर सकते हैं अपनी पाइथन लाइब्रेरी के साथ, रीड करके उस पर आप whatever code you run you can try it out. Again मैं और पे जाता हूँ से इसके अलावा I go back, MNIST के अलावा हमने बात की MS COCO, ठीक है, लेट्स ओपन दैट। 25 GB का डाटा है, ये एक प्राइवेट सोर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से एक सीन है ना क्लास का, तो इसके अंदर इसने लेबल किया होगा ये स्टूडेंट्स हैं, ये UPS है, ये पंखा है, ये दीवार है। तो इस तरह के पिक्चर्स का डाटाबेस अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगेन टू ट्रेन आप मशीन लर्निंग मॉडल से। आप चाहते हैं जी मैं ट्रेन करूं क्लास में स्टूडेंट है या नहीं है, तो आप इधर से 25,000 इमेजेस लेके उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद तस्वीरें खींचें आप बैठ के, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट द डाटा सेट फ्रॉम हेयर, प्राइवेट सोर्स के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा जी, और देखते हैं साइज जो है वो थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ImageNet बड़ा फेमस ये एक डाटाबेस है। 1 lakh phrases in WordNet and each phrase illustrated by an average of 1000 images. एक फ्रेज है उसके लिए डिफरेंट इमेजेस रखी गई हैं। तो ना अगर आपने अभी देखा हो तो एक बड़े इंपॉर्टेंट रिसर्च डोमेन है कि एक आपके पास टेक्स्ट लिखा जाए और आपका जो कोड है वो आपको एक इमेज क्रिएट कर दे, या एक इमेज नजर आए और उस इमेज की टेक्स्ट बना दे कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर। दैट इज बेसिकली ImageNet। इसका जो कंपटीशंस होते हैं ईयरली वो ImageNet के ऊपर होते हैं, जिसको पॉपुलेट कर रहा है गूगल डे बाय डे ImageNet के ऊपर, ठीक है। सो यू कैन गो एंड सी इट्स डाटाबेस। सॉरी दोबारा रिपीट कीजिए। वो इसको यूज करता है तो वो तो इनफैक्ट देखें ना जनरलाइज है ये, स्पेशली वो इमेजेस हैं जो कि टेक्स्ट टू इमेज या इमेज टू टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से सेव या स्टोर की गई है, तो इसको वो और इमेजेस भी उसमें ऐड होती रहती हैं। सो अगेन दिस इज अनदर वन, आप इस पे भी कर सकते हैं। आगे देखिए आपके पास विजुअल क्वेश्चन आंसर के ऊपर एक डाटाबेस है जो कि अगेन सिनेरियोस को डिस्क्राइब करता है, जिसमें आपके हर इमेज से मुताबिक कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आंसर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे काम हो सकते हैं। CIFAR 10 जो है इमेज क्लासिफिकेशन डाटाबेस है।
फैशन में बेसिकली इमेजेस ऐसे हैं कि किसी बंदे ने टोपी पहनी हुई है, ग्लासेस पहने हुए हैं, जैकेट पहनी हुई है, उस पर्सपेक्टिव से ये डाटा सेट अवेलेबल है। स्ट्रीट व्यू, हाउस नंबर्स, अगेन आप एक स्ट्रीट के ऊपर जो तस्वीरें लेके अगर आप उससे इंटेलिजेंटली ये डिटेक्ट कर सकें कि इस हाउस का नंबर क्या है, ये किस कॉर्नर पे है, किन चीज़ों को ये बाइसेक्ट कर रहा है, 4 स्ट्रीट्स के ऊपर है, 5 के ऊपर है, समथिंग लाइक दिस, तो ये उस पर्सपेक्टिव से डाटा सेट है। सेंटिमेंट एनालिसिस, इसके अंदर ट्विटर का डाटा पड़ा हुआ है, किसी में गुस्सा हो रहा है, किसी में कोई खुश हो रहा है, किसी में कोई गालियाँ दे रहा है, तो वो डाटा सेट जो है आप यहाँ से क्लासीफाई कर सकते हैं यूजिंग दी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। रिसेंटली आपने देखा था कि हम जो है ना स्क्रीनिंग करेंगे फोटोज की फॉर सेंसिटिव कंटेंट, वो उसमें भी यही सारे यूज हो रहे हैं। देखिए अभी इसमें ना जब क्लासिफाइड रिसर्च होती है ना तो उसमें वो डाटाबेस पब्लिक नहीं किए जाते। एप्पल स्पेशली इस मामले में बड़ा फेमस है, उनके डाटा सेट्स बड़े क्लासिफाइड हैं, दे डू नॉट ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ओपन सोर्स जनरली आपकी गूगल एंड जो आपके एंड्रॉयड बेस्ड लोग हैं ये सारे ओपन सोर्स पे बिलीव करते हैं, एप्पल इस पे बिलीव नहीं करता। तो एप्पल वुड बी मोर क्लासिफाइड, डाटा वुड बी हिडन, they will keep it to themselves, so they don't use the public available databases, they make their own databases and then और applications भी अपनी develop करते हैं, they do not make it public, keep it secure। उनका एक different business model है, तो वो उस पे काम कर रहे हैं, तो वो definitely would not be on public नहीं होगा। वर्डनेट वही चीजें चल रही है। हाँ देखो थ्योरी तो डाटा इंजीनियर्स ही है ना, कॉन्सेप्ट्स वही यूज कर रहे हैं, वो उनके लिए उनको डाटाबेस चाहिए, वो डाटाबेसेस वो प्राइवेट भी क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिक भी ले सकते हैं। जनरली जिस तरह सेंसिटिव कंटेंट रिमूव करते हैं ना वो पीछे लोग ही बैठे होते हैं, सो फार इट्स नॉट एटलीस्ट मेटा के अंदर जो है ना वो लोग ही सेंसिटिव कंटेंट रिमूव करते हैं, या वो ये होता है कि ये वो डिटेक्ट करता है फिर वो रिव्यू के लिए जाता है कि उनके पास रिव्यू में उसको मिला है वैसा। हां ये की वासिल लगता है। ओके, म्यूजिक आर्काइव अवेलेबल है, बॉल रूम पे डिफरेंट पोजेस, डिफरेंट म्यूजिक्स वो अवेलेबल हैं, मिलियन सॉन्ग कंपटीशन एक होता है उसका डाटाबेस अवेलेबल है, स्पीच रिकग्निशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें अवेलेबल हैं, अर्बन साउंड्स क्लासिफिकेशन, IMDb रिव्यूज अवेलेबल हैं, न्यूज़ ग्रुप का डाटा अवेलेबल है, एंड सो फॉर सो ऑन। पॉइंट ये है कि जी डाटाबेसेस की मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि पब्लिक भी हैं प्राइवेट भी हैं, उनसे आप डाटाबेसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका काम क्या है एट द मोमेंट, आपका काम इसमें डाटाबेस जनरेट करना नहीं है, आप लोगों का काम क्या है कि यू शुड नो हाउ टू ट्रेन माय मशीन लर्निंग मॉडल एंड हाउ टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, फोकस शुड बी ऑन दैट थिंग, ठीक है। सो एक अप्रोप्रिएट सोर्स से डाटाबेस की सिलेक्शन जो है वो आपको करनी चाहिए और उसके ऊपर आगे फर्दर काम करना चाहिए। खाना आपका कब तक है जी? एक समय एक 10। अच्छा, लेट मी जस्ट सी के क्या कुछ सर आपने वो टेस्ला की सॉरी नॉन मस्क की वो देखी थी जो उसने किया था उसके ऊपर न्यूरलिंक के ऊपर? नहीं मैंने देखी नहीं है। अभी उसने उसका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट थी ट्विटर पे वो ये थी कि जनाब नेक्स्ट थिंग टू फोकस इज AI। वो बिटकॉइंस और जो इनके ऊपर पहले उसका फोकस ज़्यादा था क्रिप्टो करेंसी पे, नाउ ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम देयर टू AI। इस पे वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन, इनफैक्ट ही इज अ नॉन टेक्निकल गाय। जो कॉन्सेप्ट था ना कि वो चिप इंप्लीमेंट करेंगे ब्रेन के अंदर, फिर उससे आप नेट को एक्सेस कर सकते हैं, हाँ वो एक बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट था। जी जी ऐसे लेकिन नहीं मंकी के उन्होंने जो ज़हन में डाला था तो ही वाज कंट्रोलिंग द गेम विद हिज माइंड रादर देन द जॉयस्टिक। मंकी को बात भी कर रहा था। अच्छा देखिए, अब हम सिर्फ 5 मिनट और लेंगे ताकि कंक्लूड कर लें चीज़ों को, कुछ एप्लीकेशंस देख लें और आप उस पर अपना ब्रेन चलाना फिर शुरू कर दें, ठीक है। सो मैंने सिर्फ ये कहा कि जी एनीथिंग दैट कैन दैट इज पॉसिबल नाउअडेज बिकॉज वी हैव मेमोरी एंड फास्ट प्रोसेसिंग अवेलेबल विद अस।
सो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक अब देखें, ये एक प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, इसके ऊपर यू कैन अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। जनरेटिंग लाइक आपने एक मॉडल क्रिएट करना है, आप उस पर 1000 ऑफ मॉडल्स बना सकते हो बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग इनपुट, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट वन। दिस इज अ एरिया वेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वर्किंग। फोरकास्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर पीपल आर वर्किंग। यू कैन, अभी ये मैं किस लिए शो कर रहा हूँ, think on these lines, select one and you will do it as a course project. Every individual has to do one, so that he or she whatever वो अपना आपके aspects उसमें clear हो। Similarly data analytics के ऊपर जिसमें किसी खास aspect के ऊपर focus हो for quick decentralized insights, again there is lot of work here, especially with the advent of industrial IoT. This is a very positive. Quality controls with a view कि आप deviations from the regular norm with the help of image processing, capturing audio, video, stills, you can quantify कि जी ये चीज़ गलत हो रही है। So इस पे बहुत काम हो रहा है। Robotics process automation, because of the avoidance of monotonous tasks, जो काम आप रोबोटिक्स से कर सकते हैं उस काम में इंसानों को निकाल दिया जाता है ताकि इंसान उस पे फोकस करें जहाँ पे उनकी अटेंशन चाहिए। So again यहाँ पे भी AI यूज हो रही है। प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से देयर इज लॉट ऑफ वर्क बीइंग डन। शॉप फ्लोर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के अंदर यू विल सी कि हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में पीपल आर वर्किंग टू डिफाइन सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम which could track and examine the product cycle, could spot potential quality problems, can eliminate the inefficiency by data mining, and may satisfy a customer by a earlier response. So again इसके अंदर आपको नजर आएगा। लॉजिस्टिक्स में आपकी एप्लीकेशंस नजर आएंगी आपको, इन विच यू विल अवॉइड द ओवर स्टॉकिंग, यू विल अवॉइड द अंडर स्टॉकिंग, एक ऑप्टिमल वैल्यू स्टॉक करके यू स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स। वो इंसान नहीं कर सकता बिकॉज वी आर नॉट वेरी गुड मेमोराइजेशन मशीन। सो मेमोरी मशीन जो है हमारी एक कंप्यूटर मॉडल है, सो इट्स ईजी फॉर देम। सो बाय दिस वी कैन गेन ऑन सेल्स एंड मनी। सप्लाई चेन के अंदर अगेन इट हैज़ इट्स रोल। फैक्ट्री ऑटोमेशन के अंदर इस तरह से कि आपके जितने प्रोसेस हैं फ्रॉम असेंबली लाइंस टू कन्वेयर बेल्ट्स, दे कैन ऑल बी ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स विच कैन स्टार्ट डिलीवरी 24/7। तो इंसानों की रिक्वायरमेंट उसके अंदर ख़त्म हो जाती है एंड यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एज कंफर्ट लेवल। IT सर्विसेज के अंदर भी लोग यूज़ कर रहे हैं इसको for these subheads, service management, even correlation के perspective से, performance analysis, anomaly identification, causation determination, हर एक के अंदर आपको research papers नजर आएंगे और databases भी नजर आएंगे। warehouse management के अंदर people are working, AR VR को use करके product development की जा रही है, and there are some other things as well like cyber security जिसकी last बात अभी की थी इजाज ने, इसके अंदर भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो और इसके अलावा अगर आप मीडिया को देखें तो मीडिया के अंदर भी आपको बहुत सारी न्यूज़ नजर आएंगी। लाइक देयर इज अ टास्क बीइंग टेकन ऑन बाय द IBM टीम फॉर टॉकिंग मशीन। लेकिन इंसान है ना, जब आपको तकलीफ आती तो आप कहते हैं ना मुझे ये मसला है, ये मसला, आप डॉक्टर को बताते हैं। मशीन कैन नॉट टेल दिस। इफ दिस फैन कैन टेल इटसेल्फ कि जी मुझे ये मसला है, दिस इज अ रिसर्च डोमेन, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सुसाइड्स के ऊपर आपको नजर आएगा कि फेसबुक ने काम किया है कि जी आपके जो कंटेंट है उसकी बेस के ऊपर प्रेडिक्शन की जा सकती है कि आप सुसाइड करने वाले हैं, राइट। इट्स अ मशीन लर्निंग टास्क। एलॉन मस्क जो है, ही इज नाउ स्टार्टेड वर्किंग ऑन लिंकिंग द ह्यूमन ब्रेन विद द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली इस पे आपको लेटेस्ट नजर आएगा। और इसका ताल्लुक टेलीपैथी से भी है, जो आप पहले कहानियों में किताबों में पढ़ते थे कि यहाँ से मैं आपके ब्रेन को कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन टेल यू टू डू समथिंग, ठीक है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। फिर योर मशीन कैन जनरेट आई फॉर इटसेल्फ, लाइक चैट जीपीटी के जब ओनर से पूछा गया जी कि आपकी चैट जीपीटी जो है इससे आप पैसे कमाने के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे, तो उसने कहा जी मैं इसी से पूछूंगा कि मुझे कैसे पैसे कमाने। इफ इट कैन टेल मी how to earn money, then it will be my point to start earning, ठीक है। पर वो है, बट ये कि this was one of the question।
सो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, मैं आपको कुछ एरियाज मैंने आपको दिखाए हैं। एक वीडियो है वो आपको मैं शेयर कर लूंगा। जो अभी इधर आपका एक क्वेश्चन था ना कि जी अगर इतना कुछ इससे हो रहा है तो हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि यार ये सारा कुछ तो अब ये मशीन टेक ओवर कर लेगी, हमारा काम तो खत्म हो जाएगा या लोगों का काम तो खत्म हो जाएगा। जनरल जो लोगों की प्रॉब्लम एक है कि जी यार ये तो एवरीथिंग इज बीइंग ऑटोमेटेड, सो इट मींस, बट इसमें इशू ये है, इसमें क्वेश्चन ये है कि जो ये एआई है ना, इट विल क्रिएट मोर जॉब्स देन इट विल टर्मिनेट, इट इज अ फैक्ट। It will create more jobs, but with the different dimensions, with the different perspectives. अगर आप फंडिंग देखें ना दुनिया में इस वक्त, तो इस वक्त मैक्सिमम फंडिंग डाटा मैनेजमेंट क्लाउड स्टोरेज के अंदर हो रही है। इट्स अ ह्यूज जंप। सो ये डाटा इंजीनियर्स, अगर इसको मैं रिलेट करूं, इट्स अराउंड $12 बिलियन इन 2020। ठीक है, सो दिस इज अ फैक्ट। और अगर इसमें हम चले जाएं, अब ये 2021 तक का डाटा है, इसमें ये इसमें आपको नजर आएगा कि जो हमारे से जो आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट है एनर्जी और ऑयल गैस सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस अराउंड, ये अगर 3 बिलियन पे है तो ये 12 बिलियन पे है। 400% का इसमें इंक्रीज है इन दिस सेक्टर। और ऑल्दो अगर इस कर्व को आप देखो तो जो आपकी मेमोरी है, इट्स गेटिंग चीपर, मेमोरी इज गेटिंग चीपर। डाटा स्टोरेज जो आप आज से 10 साल पहले करते थे, जिसके लिए आप एक यूएसबी डिवाइस लेते थे और वो होती थी 10,000 की, वो अब आती है 200 रुपए की, उसी सेम साइज की। ठीक है, तो डाटा साइज इज गेटिंग मोर बट मेमोरी इज गेटिंग चीपर। और जो एप्लीकेशंस हैं, ये नंबर, ये स्टैक जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। Every organization is adding to the stack, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, चाहे वो आईटी फर्म है, चाहे वो कंप्यूटर की फर्म है, चाहे वो नॉन कंप्यूटर फर्म है। और अगर सिर्फ गूगल को कंपेयर करें तो दिस हैज गॉन अबाउट 3 टाइम्स। 27,000 एप्लीकेशन इस वक्त गूगल में है जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड डेवलप की जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए। और गूगल ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन, नेम एनीवन, दिस पाई चार्ट इज एडिंग, इंक्रीजिंग डे बाय डे, right? So this gives us an idea कि जो requirement of ML trained manpower है, that is on the up, on the rise, and for the next 30 years, जो मैंने आपको साइकिल, रिवोल्यूशन साइकिल दिखाया था, आपके लाइफ साइकिल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे और सेहतमंद ज़िंदगी दे। लेकिन ये कि हमारे लाइफ साइकिल के अंदर दिस इज़ द डिसरप्टिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो कि एग्जिस्ट करेगी, और हम सब इस पर ग्रिप जितनी जल्दी ले आएँ उतना हमारा फ़ायदा है। जितना हम इससे दूर भागेंगे या अवॉइड करेंगे उतना ही हमें इसका नुकसान होगा। ठीक है, विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। और एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा अगेन बेस्ड ऑन पाइथन, जिसमें इन्हीं हाइपर पैरामीटर्स की आप फिर ट्यूनिंग करके एक दफ़ा उसको अपने हैंड पे परफॉर्म कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपका है तो आई एम हेयर। कोई किसी का कोई क्लास नहीं है, ही वांट और ही शी इज़ नॉट हेयर, तो ही और शी हूसोएवर इज